गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम देखते हैं अपने बचत खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, लॉकर, ईपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स और अन्य खातों में अपना नॉमिनेशन कैसे दर्ज करें और नॉमिनेशन दर्ज करना क्यों आवश्यक है। साथ ही साथ डिजीज क्लेम सेटलमेंट कैसे किया जाए या कैसे क्लेम करते हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे। आज सब परिचित होंगे या आज सब आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से कोरोना ने पूरे वर्ल्ड को अपनी चपेट में ले रखा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। कोरोना के कारण जहां जन धन की हानि हो रही है, उसके पश्चात जो उनके सर्वाइवर्स हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके सर्वाइवर्स को मृतक के खाते के सेटलमेंट में परेशानी हो रही है, जिन खातों में बेसिकली नॉमिनेशन नहीं है। इसलिए आइए आज हम आपको खातों में नॉमिनेशन करना क्यों आवश्यक है इस बारे में कुछ गाइड करेंगे। आप चाहें तो इसे हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना कमेंट भी दे सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको इंक्लूड कर सकें और अपने नेक्स्ट प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला डिस्क्लेमर। Any content presented in this video is only for indicative purpose. For any clarification, refer RBI/concerned circular। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप्स ऑफ अकाउंट फॉर नॉमिनेशन एंड नंबर ऑफ नॉमिनी। सबसे पहले हम जानेंगे कि किन किन खातों में नॉमिनेशन किया जा सकता है और कितने नॉमिनी हो सकते हैं। उसी कड़ी में सबसे पहला आता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट पहला सिंगल अकाउंट हो सकता है जिसमें 1 अकाउंट होल्डर हो सकते हैं। उनके साथ वो अपने नॉमिनी को नॉमिनेट कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट में सिंगल एक नॉमिनी अलाउड है, इससे ज़्यादा नॉमिनी अकाउंट में अलाउड नहीं है। दूसरा ही सेविंग खातों में जॉइंट अकाउंट होते हैं। जॉइंट अकाउंट ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। जॉइंट अकाउंट 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर खोला जाता है। इन खातों में भी नॉमिनेशन आप कर सकते हैं और इसमें भी एक ही नॉमिनी अलाउड है। दूसरे टाइप की अकाउंट होती है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में भी नॉमिनेशन आपको अलाउड है, आप नॉमिनी कर सकते हैं और इसमें भी सिंगल एक नॉमिनी आपको अलाउड है। तीसरे टाइप की अकाउंट होती है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जो सेम सेविंग के नेचर का होता है, बट इसकी मैच्योरिटी आपको मैच्योरिटी डेट पे मिलती है। सेविंग अकाउंट में फैसिलिटी होती है एज एंड व्हेन आप जब चाहें जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आपकी फैसिलिटी पे डिपेंड करता है। बट फिक्स अकाउंट में आपको इंटरेस्ट हायर मिलता है, इसलिए आपके अमाउंट को एक मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही आपको पेमेंट किया जाता है। इसमें भी सिंगल अकाउंट होते हैं और जॉइंट अकाउंट होते हैं। सिंगल अकाउंट में आप नॉमिनेशन कर सकते हैं, इसमें भी एक नॉमिनी अलाउड है। जॉइंट में जॉइंट अकाउंट तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनता है, फिर भी बेहतर ये रहेगा कि इन खातों में भी नॉमिनेशन कर दिया जाए। पीपीएफ नेक्स्ट टाइप का अकाउंट है पीपीएफ अकाउंट, इसमें भी नॉमिनेशन अलाउड है। अगला अकाउंट है सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। मोस्ट बेसिकली यह एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर अकाउंट है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, इसमें भी नॉमिनी अलाउड है। नेक्स्ट आता है लॉकर अकाउंट। लॉकर अकाउंट सिंगल लॉकर अकाउंट हो सकता है, जॉइंट नेम से हो सकता है। लॉकर अकाउंट एक ऐसी अकाउंट है जिसमें आप एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नॉमिनी बना सकते हैं, उनके शेयर को डिवाइड कर सकते हैं।
आइए आगे देखें। हमने जो एक नॉमिनी के फॉर्म का एक्सट्रैक्शन किया है, आपको मैंने ऊपर सोर्स लिखा हुआ है जो आरबीआई की साइट से हमने लिया है। तो बेसिकली जो नॉमिनेशन सेविंग अकाउंट में होते हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 45 ZA तथा बैंकिंग कंपनी नॉमिनेशन रूल 1985 के रूल 21 के अनुसार किए जाते हैं। इसके लिए निर्धारित फॉर्म है DA1। अब आपने नॉमिनेशन तो कर दिया, नॉमिनेशन को अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो आप फॉर्म DA2 इस्तेमाल करेंगे। यह जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 45 ZA के अनुसार तथा बैंकिंग कंपनी नॉमिनेशन रूल 1985 के सेक्शन 12(5) के अनुसार किया जा सकता है। तीसरे टाइप की फॉर्म होती है सेविंग अकाउंट के नॉमिनेशन के संबंध में फॉर्म DA3। मीन्स अगर आपने नॉमिनेशन कर दिया, आप उस नॉमिनेशन में कोई चेंजिंग या वेरिएशन चाहते हैं तो आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 45 ZA के अनुसार तथा बैंकिंग कंपनी रूल्स 1985 के रूल 26 के अनुसार आप नॉमिनी में वेरिएशन कर सकते हैं। अब आते हैं सेफ कस्टडी के लिए। सेफ कस्टडी के लिए फॉर्म होता है SC1। यह जो होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के रूल 45 सब ZC के अनुसार होता है। साथ ही साथ बैंकिंग कंपनी नॉमिनेशन रूल्स 1985 के अनुसार इसमें नॉमिनी अपॉइंट किए जा सकते हैं सेफ कस्टडी के लिए। दूसरे टाइप की फॉर्म होती है सेम, जैसे DA1 था फॉर सेविंग अकाउंट, DA2 था फॉर कैंसिलेशन, सेम एज लाइक SC2 होता है फॉर कैंसिलेशन ऑफ नॉमिनेशन इन सेफ कस्टडी अकाउंट। तीसरे टाइप की फॉर्म होती है SC3 जो वेरिएशन के लिए यूज किया जाता है। अब आते हैं लॉकर के केस में। लॉकर के केस में नॉमिनेशन करने के लिए सबसे पहला फॉर्म होता है SL1 जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 45 ZE के अनुसार, साथ ही कंपनी रूल्स 1985 के 4(1) के अनुसार आप लॉकर के अकाउंट में नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। लॉकर के केस में आपको अलाउड है, आप एक या एक से ज़्यादा नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। बाकी सभी खातों में इस तरह की सुविधा आपको उपलब्ध नहीं है। सेम इन केस ज्वाइंट लॉकर होल्डर है तो आपको फॉर्म SL1A लगेगा। इन केस कैंसिलेशन ऑफ नॉमिनी करना है आपको तो SL2 लगेगा। ये सारे फॉर्म्स आपको आरबीआई की वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। तीसरा, वेरिएशन के लिए नॉमिनेशन में कोई चेंजिंग करना है, किसी का नाम ऐड करना है, किसी का नाम रिप्लेस करना है तो उसके लिए आपको SL3 लगेगा। सिंगल अकाउंट में सोल हायरर के लिए इन केस ज्वाइंट अकाउंट होल्डर हैं तो उनके लिए फॉर्म SL3A लगेगा वेरिएशन ऑफ नॉमिनेशन करने के लिए। ये जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 45 ZE एंड 52 के अनुसार है। आइए आगे देखते हैं अब डिजीज क्लेम सेटलमेंट कैसे करें। अगर कोई अनहोनी हो गई घर में तो बैंक में रखे पैसे या लॉकर में रखे सामान, उनका क्लेम सेटलमेंट कैसे किया जाए। सबसे पहले हम देखेंगे नॉमिनेशन खातों में। जिन खातों में ऑलरेडी मृतक के द्वारा नॉमिनेशन किया गया है उन खातों में क्लेम सेटलमेंट बिल्कुल इजी प्रोसेस होता है। नॉर्मली नॉमिनेशन फैसिलिटी एक आइडियल टूल है, किस लिए, जो सर्वाइवर्स हैं उनको परेशानी से बचाने के लिए। नॉमिनेशन फैसिलिटी सिंप्लीफाई करती है प्रोसीजर ऑफ क्लेम्स को और बैंक गेट ए वैलिड डिस्चार्ज बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ बैलेंस आउटस्टैंडिंग इन डिपोजिटर अकाउंट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, delivering content of locker article kept in
सेफ कस्टडी टू द कस्टमर। अब देखेंगे हम लोग सिंगल अकाउंट कोई है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। नॉमिनी के केस में एप्लीकेशन फॉर डिजीज क्लेम सेटलमेंट, नॉमिनेशन। दूसरा रिसीट आता है जिसपे आपको 1 रुपए की रेवेन्यू स्टैंप लगती है। पेमेंट के बाद जो पेमेंट आपको किए गए हैं उसकी डिटेल्स उसमें भरी जाती है, आप उसको एक्नॉलेज करते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है पासबुक, चेकबुक, लॉकर की ऑफ द डिजीज डिपोजिटर ऑफ द डिसीज लॉकर होल्डर। चौथा होगा नॉमिनीज का फोटो या क्लेमेंट का फोटो। पांचवा होगा नॉमिनी या क्लेमेंट का केवाईसी डॉक्यूमेंट। छठा होगा एक विटनेस या बैंक का अकाउंट होल्डर हो तो बहुत ही अच्छा। क्लेम विथ और विदाउट नॉमिनेशन इन ज्वाइंट अकाउंट। नॉर्मली ज्वाइंट अकाउंट में क्लेम में कोई परेशानी नहीं आती है। इसमें अगर ये 3 क्लॉज लगे हों, आइदर और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर, एनी वन ऑफ सर्वाइवर क्लॉज। ध्यान दें, इन केस ज्वाइंट अकाउंट ऑपरेटेड बाय ज्वाइंटली है तो फिर नॉमिनी और विदाउट नॉमिनेशन का केस माना जाएगा। अब इस केस में डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। एप्लीकेशन फॉर डिजीज क्लेम सेटलमेंट चाहिए, सिंपल। रिसीट चाहिए, पासबुक, चेकबुक, लॉकर की ऑफ डिसीज डिपोजिटर ऑफ और लॉकर होल्डर, नॉमिनी और सर्वाइवर फोटो, नॉमिनी या सर्वाइवर केवाईसी डॉक्यूमेंट, वन विटनेस में भी अकाउंट होल्डर ऑफ द बैंक होना चाहिए। डिजीज क्लेम सेटलमेंट, क्लेम सेटलमेंट इन लॉकर अकाउंट विदाउट नॉमिनेशन, क्लेम सेटलमेंट इन अकाउंट ऑब्लिक लॉकर अकाउंट विदाउट नॉमिनेशन। फॉर थ्रेशोल्ड लिमिट, ये किसी सर्टेन बैंक का है। हर बैंक की अपनी अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट अलग अलग सेट की गई है। मैंने किसी एक बैंक का उदाहरण लिया है जिसने थ्रेशोल्ड लिमिट 25,000 सेट कर रखी। मतलब किसी खाते में अगर 25,000 के अमाउंट है तो वो सिंपली क्लेम किए जा सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे एप्लीकेशन फॉर डिसीज क्लेम सेटलमेंट, दूसरा एफिडेविट कम इंडेमनिटी लेटर फॉर थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए, रिसीट, पासबुक, चेकबुक, लॉकर की ऑफ द डिसीज्ड डिपोजिटर ऑफ द अकाउंट होल्डर, फैमिली ट्री सर्टिफिकेट इशूड बाय रेवेन्यू ऑफिसर ऑफिस ऑफ द कंसर्न स्टेट फॉर लीगल हेयर्स। अगर कोई डिसीज डिपोजिटर है उसके लीगल हेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए ओनली वन अथॉरिटी रेवेन्यू ऑफिसर होता है। हर स्टेट के लिए अलग अलग नॉमिनेट है, वहां से आपको सर्टिफिकेट लेनी होगी। उसके बाद फैमिली ट्री में या लीगल हेयर सर्टिफिकेट में जितने लोग हैं सबके फोटो, सबकी केवाईसी डॉक्यूमेंट और टू श्योरिटी सब्सटेंशियल वर्थ के क्लेम अमाउंट के बराबर होनी चाहिए। अब आते हैं क्लेम अमाउंट। 25,000 से अगर ज्यादा हो तो क्या करें। तो उस केस में हमारी थोड़ी सी मुश्किल और बढ़ जाती है, थोड़ी कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस की तरफ हमें जाना पड़ता है। तो अब देखते हैं डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड हो सकती है। उस केस में एप्लीकेशन फॉर डिसीज क्लेम अबव थ्रेशोल्ड लिमिट, दूसरा लेटर ऑफ इंडेमनिटी अबव थ्रेशोल्ड लिमिट to be executed by all major legal heirs of the deceased depositor oblique locker holder। आप इसको ध्यान रखें, ये नोटरी से नोटिफाई होना चाहिए। तीसरा डिक्लेरेशन ऑफ ओथ, ये भी नोटरी से नोटिफाई तो नहीं बट इसमें स्टैम्प ड्यूटी लगनी चाहिए। लेटर ऑफ इंडेमनिटी और डिक्लेरेशन ऑफ ओथ कंसर्न स्टेट के लिए स्टैम्प ड्यूटी इस पे लगेगी। तीसरा रिसीट का होगा। चौथा पासबुक, चेकबुक, लॉकर की और डिसीज डिपोजिटर, फैमिली ट्री में जितने भी लीगल हेयर्स हैं उन सबके फोटोज, केवाईसी डॉक्यूमेंट और टू श्योरिटी सब्सटेंशियल वर्थ के होने चाहिए। कुछ उदाहरण हमने दिए हैं कि अब लीगल हेयर्स कौन कौन हो सकते हैं। कृपया आप लोग खुद से इसे देख सकते हैं। हमने एक सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है, आप इसको देखें और आप इसके अनुसार अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, बैंक को सबमिट कर सकते हैं और अपना क्लेम ले सकते हैं। जैसे हिंदू के केस में
एक क्लास 1 लीगल हेयर्स कौन होगा, जिसमें मदर इन आएंगी, विडो आएगी, सन ऑफ प्रीडिसीज सन, ये सभी लोग क्लास 1 लीगल हेयर्स में आते हैं। उसी तरह क्लास 2 लीगल हेयर्स कौन आएंगे, इसमें एंटिटी 1 में फादर होंगे, एंटिटी 2 में सन्स डॉटर सन्स होंगे। बाकी ये 3, 4 आप इसको एक बार रीड आउट कर लें, आपको आसानी होगी, सुविधा होगी। अब आते हैं हम लोग, ये तो हिंदू लॉ में कौन कौन होंगे उनके बारे में मैंने आपको एक समरी बताई। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिश्चियन में क्या होगा। क्रिश्चियन में वेयर द डिसीज इज क्रिश्चियन, इंडियन सक्सेशन एक्ट गवर्न द इंटेस्टेड सक्सेशन। As per the provision of the Act, the widow of the male intestate is entitled to 1/3 of the property, while the remaining 2/3 goes to the lineal descendant, son oblique daughters, in equal shares. Means क्रिश्चियन के केस में विडो को 1/3 शेयर मिलेगा और उनके जो नीचे डिसेंडेंट हैं उनके बच्चे उनको 2/3 शेयर इक्वल शेयर में डिवाइड होंगे। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखें। If the male intestate has left no lineal descendant, 1/2 goes to the widow and other half to the kindred, that is father, mother, brother and sister. In case a Christian female dies intestate, husband has same right. अब आते हैं, आइए अब देखें मोहम्मडन के केस में क्या होगा। Inheritance is in the case of Muslim is governed by Sunni or Shia law, depending upon the section in which they belong to. अब सिया लॉ के अनुसार और सुन्नी लॉ के अनुसार दोनों के अलग अलग लीगल हेयर्स हो सकते हैं। तो सुन्नी लॉ के अनुसार शेयरर्स हेयर्स बाई कॉन्सेंग्यूनिटी पहले होंगे एसेडेंट में फादर होंगे, ट्रू ग्रैंडफादर होंगे, मदर होंगे, ट्रू ग्रैंडमदर होंगी। डिसेंडेंट में नीचे की तरफ डॉटर, सन्स, डॉटर्स। कोलेटरल में फुल कंसेजुनी सिस्टर, यूटेरिन ब्रदर, सिस्टर। For heirs by affinity में husband and wife. But these 12 sharers will be inherit fixed share subject to condition. A sharer may be excluded by many reasons, such as a nearer in blood will exclude remote one in one class. इसलिए मैं ये कहूँगा मोहम्मडन के केस में जो दो लॉ अप्लीकेबल हैं, शिया और सुन्नी लॉ, इसके अनुसार गाइड करें अपने आप को और क्लेम के लिए अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। बैंक लीगली लॉ के अनुसार और अपनी पॉलिसी के अनुसार क्लेम सेटलमेंट करेगा आवश्यक कार्यवाही के पश्चात। थैंक्स सभी को जो आपने हमारे वीडियो को इतने देर तक ध्यान से देखा, सुना, समझा। आपका सजेशन, आपका कमेंट वेलकम है। हम आपके कमेंट और आपके सजेशंस हमें आने वाले नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के लिए सहायक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।